ये वाले संडे को जो फुल टेस्ट लिया हुआ था पहला, उसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग्स? टेक द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन ए सही होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो क्वेश्चन में बोला हुआ कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फाइलिंग्स के साथ में मिला रहे हैं, आयरन फाइलिंग्स उसमें मिला रहे हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन को मिलाया हुआ है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो मेटल विथ एसिड है। मेटल यहाँ पे आएगा, इस जगह पे ये बना देगा FeCl2, और साथ में यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये हो जाएगा आयरन क्लोराइड विथ हाइड्रोजन गैस, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, a student took sodium sulfate solution in a test tube and added barium chloride solution to it. He observed that an insoluble substance has formed. The color and molecular formula of the insoluble substance is तो A होगा नहीं, Ba2SO4, दूसरा भी नहीं होगा BaSO4 का होल ट्वाइस, ये भी गलत। थर्ड जो है वो है सही, इसका ऑप्शन सही, व्हाइट BaSO4। क्वेश्चन नंबर 3, Cu2S plus Cu2O gives Cu plus SO2. The above process is auto reduction. इसका ऑप्शन ए सही होगा। कॉपर की मेटलर्जी में आया हुआ था कि कॉपर सल्फाइड के कोर जो है वो क्या करता है, सेल्फ रिड्यूस होता है। मतलब उसको एक बार रोस्ट करो और उसके बाद में फिर वो सेल्फ रिड्यूस होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो देखो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर रहा है, तो ये एक्वा सॉल्यूशन कैसा होगा, ये होगा बेस। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो रेड लिटमस जो है वो कैसा हो गया, ब्लू हो गया, और किसका एक्सेस अगर अपन इसमें मिलाएं तो वो जो चेंज है वो रिवर्स हो जाए। मतलब रेड लिटमस जो है वो कैसा हो गया, ब्लू हो गया, और अपन को चाहिए कि ये ब्लू लिटमस वापस से कितना कैसा हो जाए, रेड। तो ये रेड से ब्लू हुआ क्यों है, क्योंकि अपन ने इसको बेस पे टेस्ट करा हुआ है। तो अगर वापस से इसको रेड करना है तो क्या मिलाते चले जाओ, इसमें एसिड मिलाते चले जाओ। तो जो भी ऑप्शन में एसिड होगा उसको मिलाएंगे अपन। तो ऑप्शन में देखो एसिड जो है वो डी ऑप्शन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। तो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट का मतलब है कि आंखों से नहीं देख पा रहा, लेकिन नाक से तो सूंघ सकता है ना। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, वेनिला एसेंस, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज करे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज। कोवेलेंट बॉन्ड पूछे हुए कितने बनेंगे C2H6 में, इथेन दिया हुआ है तो इथेन का स्ट्रक्चर बना लो। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, आना चाहिए सभी को। तो इथेन मतलब 2 कार्बन का होगा, तो इस तरीके से C2H6 बन जाएगा। काउंट कर लो कितने यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे, 7 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन रेस्पिरेशन एयर पासेस थ्रू। इसका बी ऑप्शन सही होगा, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। तो नेसल कैविटी से ब्रोंक्यूल्स तक आखिरी में लंग के पास में जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द लीव्स ऑफ मिमोसा आर सेंसिटिव टू टच। इसका ऑप्शन सी सही होगा। विच पार्ट ऑफ नर्व सेल कंटेन अ न्यूक्लियस, सी साइटोन, इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई क्रोमोसोम से डिटरमाइन करते हैं इसको, तो उसका ऑप्शन बी सही होगा, द बाई क्रोमोसोम इन द जाइगोट। क्वेश्चन नंबर 11, द एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन। एंथर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स होंगे, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज 25 सेंटीमीटर, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। तो इनमें से कौन सा मटेरियल लेंस बनाने के काम में नहीं आ सकता है। लेंस क्या होता है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि डेंसर होता है और बीच से उठा हुआ होता है। तो लेंस ऐसा होगा या तो इस तरीके से होगा, तो दोनों में से कोई भी लेंस हो, यहाँ पे जो मीडियम होगा वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। तो इनमें से कौन कौन सी मीडियम ट्रांसपेरेंट है, वाटर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है वो डी सही होगा, क्ले। मिट्टी का कैसे बना लोगे, मिट्टी तो ओपेक होती है ना। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने बोला हुआ है कि 30 सेंटीमीटर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट कहीं मान लो अभी 30 सेंटीमीटर पे है,
गेट्स इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट, मतलब इसकी इमेज जो है वो सेम पॉइंट पे आ रही है। तो ये तो कॉनकेव मिरर में वही वाला केस है, जब सेंटर कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। पूछा हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 30 का आधा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे बोल रखा है तो आर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आर की आधी हो जाएगी, कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। अब मिरर कौन सा है, कॉनकेव, तो इसका पहला जो सर्किल होगा वो कहाँ बनेगा, लेफ्ट में, तो इसका जो वो साइन है वो कैसा आएगा, माइनस में। तो फोकल लेंथ हो जाएगी इसकी -15 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, इसका ऑप्शन सी सही होगा, इंक्रीजेस हेविली। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे क्या होता है कि करंट को एक ऐसा रास्ता मिल जाता है जिसका रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है, इसी को अपन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो करंट जब ऐसे रास्ते से निकलेगा जहां का रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होगा तो करंट जो है वो क्या हो जाएगा, एकदम से ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इफ P and B are power and potential of device, the power consumed with a supply potential V1 is। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पावर है किसी सर्किट की P और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है B। तो जब B पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है तो बोला हुआ है कि उस जो डिवाइस है उसकी पावर कितनी है P, और बोल रहे हैं कि तो फिर पावर बताओ जब उसमें पोटेंशियल देंगे अपन लोग V1। तो B पोटेंशियल पे पावर कितनी है B, तो B1 पोटेंशियल पे पूछा हुआ कि कितनी पावर होगी। एज्यूम कर लो कि B1 पोटेंशियल पे पावर होगी P1। तो सबसे पहले ये वाले केस पे आ जाओ जो तुमको दिया हुआ है। अब जैसे कोई डिवाइस लगा होगा और उस डिवाइस पे ये वोल्टेज अपन ने दिया हुआ है, B वोल्टेज दिया हुआ है, तो इसने पावर जनरेट कर रखी है P, तो ये जो डिवाइस है इसका रेजिस्टेंस तो नहीं बदलेगा। रेजिस्टेंस देखो, वोल्टेज तुम कितना भी दे दो और यहाँ पे पावर भी कितनी आ जाए, लेकिन रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि लेंथ और रेजिस्टिविटी इन सारी चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, वो चीजें चेंज हो नहीं रही, तो आर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, पावर का फॉर्मूला यूज कर दो, बी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से आर इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, बी स्क्वायर बाई पी। आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई पी। अब बोल रहे हैं कि बी वोल्टेज हटा के यहाँ पे B1 वोल्टेज यूज कर लिया है, तो कितनी पावर होगी, तो मान लो कि B1 पोटेंशियल पे पावर आ गई P1, तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू B1 स्क्वायर बाई आर। रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम इधर से निकाल चुके हो, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इधर पे लिख दो। तो P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू होगी B स्क्वायर बाई पी, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। अब ये P ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये P का मल्टीप्लाई ऊपर जाके हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला आएगा V1 स्क्वायर P अपॉन B स्क्वायर। इसका ऑप्शन ए सही है, V1 स्क्वायर P अपॉन B स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन रीजन, हाई रिएक्टिव मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन ओर। असर्शन रीजन में देखो कई लोगों को दिक्कत आ रही, तो असर्शन रीजन करने का तरीका पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं। इकलौता तरीका है कि पहले चेक करो कि असर्शन ट्रू है या नहीं है, उसके बाद में अगर असर्शन ट्रू है तो फिर चेक करो रीजन ट्रू है या नहीं है। दोनों अगर ट्रू मिल जाते हैं तो असर्शन के आगे खुद से एक क्वेश्चन एज्यूम कर लो वाई, मतलब असर्शन ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और अगर उसका आंसर रीजन है, रीजन में जो भी लिखा हुआ है अगर तुमको उसमें आंसर लगता है कि ये इसका आंसर है तो फिर इसका ऑप्शन ए सही होगा। और अगर तुमने वाई क्वेश्चन पूछा हुआ है और रीजन जो है वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। और अगर मान लो तुमने चेक करा हुआ है तो असर्शन जो है वो फॉल्स निकल गया, तो असर्शन अगर फॉल्स निकल गया तो एक ही ऑप्शन सही होगा, कौन सा होगा, डी। और अगर तुमने असर्शन जो है वो ट्रू आया, रीजन फॉल्स आ गया तो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना होता है। इस वाले क्वेश्चन में देखो असर्शन जो है वो ट्रू है, हाई रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराने के बाद में ही निकाला जाता। रीजन दिया हुआ है, हाई रिएक्टिव मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय केमिकल रिडक्शन, पहली बात तो रीजन ही फॉल्स है। अभी हाल ऊपर लिखा हुआ है कि हाई रिएक्टिव मेटल्स को कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, केमिकल रिडक्शन नहीं कराया जा सकता। क्यों, क्योंकि वो रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनका रिडक्शन कराएगा कौन। क्वेश्चन नंबर 18, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो असर्शन ही गलत हो गया। नेचुरल गैस की जो बर्निंग होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेचुरल गैस को जलाते हैं तो अपन को हीट एनर्जी मिलती है, कंबसन वाली रिएक्शन जो है पहले चैप्टर में थी। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये गलत है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ऑप्शन इसका डी सही होगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू।
Question number 19. When pure breed tall plants are crossed with pure breed short plants, all plants in F1 progeny are tall. When tall plants of F1 progeny are crossed, short plants reappear in F2 progeny. तो A ट्रू है, ऐसा होता है. रीजन में लिखा हुआ है ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड, ये भी सही है. और एक्सप्लेनेशन भी सही है. असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी यही है कि ट्रेड्स जो है वो कैसे पास होती हैं, इंडिपेंडेंटली पास होती हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट ट्रेड F1 में नहीं आ पाती लेकिन F2 जनरेशन में आ जाती है. तो इसका ऑप्शन ए सही होगा. क्वेश्चन नंबर 20. इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, अ लीनियर ग्राफ इज ऑब्टेन्ड. तो पोटेंशियल और करंट का ग्राफ जब बनाते हो तो एक लीनियर ग्राफ आता है. लीनियर ग्राफ का मतलब एक लाइन आती है. करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. रीजन में दिया हुआ है क्योंकि करंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस के. तो ये लिखा हुआ भी है ओम्स लॉ में, सही है. तो ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बी इज इक्वल टू आई आर क्या है, यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. और मैथ में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, लीनियर. सेक्शन बी पे आ जाओ आप. क्वेश्चन नंबर 21. द pH ऑफ सॉल्ट यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ाज इज 14. आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन. तो 2 पॉइंट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सॉल्ट का नाम बताओ. तो क्रिस्पी पकौड़ाज वगैरह बनाने के लिए जो है वो कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं, बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3. तो बेकिंग सोडा यूज होगा. राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन. तो बेकिंग सोडा बनाने की केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो बेकिंग सोडा बनाने की केमिकल इक्वेशन हो जाएगी अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं अपन लोग. अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन याद करवाया था हमने, NaCl. ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब है नमक और पानी. तो अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन लेने का मतलब है कि नमक और पानी तो लेना है, अमोनिक एक मतलब है अमोनिया लेना NH3, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड से पास करा देना है. तो अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराओगे तो उसमें से एक प्रोडक्ट तुमको मिलेगा बेकिंग सोडा NaHCO3. दूसरे से अपन को मतलब नहीं है, NH4Cl बन जाएगा, NH4Cl वहां पे बनेगा, उससे अपन को मतलब नहीं है. अगला देखो क्वेश्चन नंबर 22. स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो लाइट के 2 लॉ, रिफ्लेक्शन के 2 लॉ लिखने हैं. तो ये तो सिंपल था सबसे ज्यादा, शायद इस पेपर में इससे ज्यादा सिंपल कोई क्वेश्चन था ही नहीं. लाइट आती है, इंसिडेंट होती है, जिस पॉइंट पे टकराती है उस पॉइंट पे नॉर्मल बनाते हैं अपन लोग. नॉर्मल के बाद में एक लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट करके निकलती है. तो पहला लॉ है कि एंगल आई इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल आर. और सेकंड लॉ क्या होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन दी सेम प्लेन. तो ये 2 लॉ थे. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज अ सेक्स क्रोमोसोम. तो सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो जेंडर डिसाइडिंग क्रोमोसोम्स होते हैं बॉडी में. और अगर ह्यूमंस का एग्जांपल दोगे इसमें तो देखो 2 पॉइंट में तुमको लिखना था. तो एक पॉइंट तो यही होगा कि ये जेंडर डिसाइडिंग क्रोमोसोम्स होते हैं. दूसरा तुमको एक एग्जांपल देके बता देते क्योंकि एक्सप्लेन करना है. अब देखो 2 नंबर का क्वेश्चन तो 2 पॉइंट कम से कम देना है. और सेक्स क्रोमोसोम तुमको किसका याद आता है, ह्यूमंस का. तो इसमें लिख देते हैं कि मेल जो है, मेल के पास में X और Y क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल के पास में कौन सा क्रोमोसोम होता है, X और X क्रोमोसोम होता है. बस इतना भी लिख देते तो 1 नंबर उसका मिल जाएगा. व्हाट इज अ क्रेनियल नर्व. तो क्रेनियल नर्व क्या होती है, वो नर्व जो क्या नाम ह्यूमन ब्रेन से निकलते हैं. हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स डज अ ह्यूमन बीइंग हैव. ह्यूमन बीइंग के पास में कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं, तो 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर मतलब 24 क्रेनियल नर्व्स होते हैं. मेंशन द कंडीशन अंडर विच चार्जेस कैन मूव इन अ कंडक्टर. तो वो कंडीशन बतानी है जिसमें कोई भी कंडक्टर के अंदर चार्जेस मूव कर सकते हैं. तो कोई भी कंडक्टर के अंदर चार्जेस का मूव कर सकते हैं जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ. जैसे अगर मान लो ये कंडक्टर है और इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, तो ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये एक डायरेक्शन में कब मूव करेंगे, जब इसके अक्रॉस क्या लगा दो, पोटेंशियल डिफरेंस. एक जगह पे हाई पोटेंशियल और एक जगह पे लो पोटेंशियल. तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ये लो पोटेंशियल से कहाँ मूव करना चालू कर देंगे, हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना चालू कर देंगे. तो जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. इसके आगे पूछा हुआ है कि नेम द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेंटेन दिस कंडीशन. तो पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन करता है, बैटरी. तो दोनों आंसर हो गए. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर. क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर. अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है, तो कोई भी मेटेलिक बॉडी जो होती है उसमें अगर करंट कभी जो है वो लीक हो जाता है, चार्ज अगर जो है वो लीक हो जाता है,
तो शॉक लगने से बचाने के लिए जो है वो क्या होती है, अर्थ वायर लगाई जाती है। और अर्थ वायर का काम क्या होता है, अर्थ वायर का काम होता है कि जो एक्सेस में करंट आ गया है उसको अर्थ तक पहुंचा देना, ठीक है। तो व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक एप्लियंसेस, तो इसका आंसर साथ में यही हो जाएगा कि मेटेलिक एप्लियंसेस में क्यों अर्थ वायर लगाते, क्यों अर्थिंग करनी जरूरी है, ताकि अगर मेटेलिक सरफेस के ऊपर अगर कभी चार्ज आ जाए तो वो अपन को शॉक लगने से उसको बचाना पड़ेगा अपन को। तो शॉक लगने से कैसे बचेंगे अपन, जब उस वायर मतलब उस एप्लियंस में एक अर्थ वायर होगी, और वो अर्थ वायर जो होगी वो एक्सेस का चार्ज जो है वो कहाँ लेके जाएगी, अर्थ के अंदर। सेक्शन सी पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27। हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन दैट इट इज पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। तो मंडल का जो पहला एक्सपेरिमेंट था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसका एग्जांपल देकर तुमको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना था कि मेंडल जो है उन्होंने किस तरीके से इसको क्या नाम बताया, एक्सप्लेन करा। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें तुम शॉर्ट में नहीं लिख सकते, इसमें तुमको लिखना पड़ेगा पूरा। तो मंडल का पूरा एक्सपेरिमेंट लिखते हैं कि मंडल ने जो है वो एक प्योर टॉल प्लांट लिया, एक प्योर सॉल्ट प्लांट लिया, उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन कराने पे F1 जनरेशन जो है उसमें 100% टॉल प्लांट आए, और उसके बाद में सेकंड जनरेशन में जो है वो 3:1 में टॉल और सॉल्ट प्लांट आ गए। इसका मतलब क्या है कि F1 जनरेशन में सॉल्ट प्लांट अपन को देखने को नहीं मिले, लेकिन F2 जनरेशन में सॉल्ट प्लांट अपन को वापस से देखने को मिल गए। तो इसका मतलब है कि F1 में जो ट्रेट है सॉल्ट वाली उसने अपने आप को शो नहीं करा, सेकंड में शो करा है, F2 में उसने अपने आप को शो कर दिया है। इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो इनहेरिटेंस होती है उसमें कुछ ट्रेट जो होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं करते। लॉ ऑफ डोमिनेंस साथ में समझा देना था। 3 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से हो जाता पूरा। क्वेश्चन नंबर 28 ए पार्ट, मेंशन द पीएच ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट एज 7, मोर देन 7 और लेस देन 7, NH4Cl और NaNO3। तुमसे पूछ रहे हैं कि इनके पीएच बताओ कि जरा 7 से कम होगी, 7 के बराबर होगी या 7 से ज्यादा होगी। तो पहला जो सॉल्ट है वो दिया हुआ है NH4Cl, तो NH4Cl को ब्रेक करो जरा। तो NH4Cl को ब्रेक करोगे तो ये NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। एसिड और बेस निकाल दो कि कौन से एसिड से बने हुए कौन से बेस से बने। तो पॉजिटिव को OH नेगेटिव के साथ जोड़ दो और नेगेटिव को H प्लस के साथ में, तो ये इसके बेस मिल जाएंगे और एसिड मिल जाएंगे। तो बेस है NH4OH, वीक बेस होता है, और ये एसिड जो है वो है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। तो यहाँ पे जो एसिडिक सॉल्ट बना हुआ है तो उसकी पीएच वैल्यू कैसे होगी, 7 से कम होगी। अगला जो सॉल्ट दिया हुआ है वो है NaNO3। तो NaNO3 का मतलब क्या हुआ, NaNO3, NaNO3 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो बना होगा वो कौन से एसिड और कौन से बेस से बना होगा। यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करोगे तो ये Na पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, इसको जोड़ दो OH के साथ में तो ये बनेगा NaOH, इसको H से जोड़ दो तो ये बनेगा HNO3। तो एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, और बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल। सॉल्ट न्यूट्रल बनेगा तो पीएच की वैल्यू कितनी होगी, 7। उसके बाद में बी देखो, 2 सॉल्यूशंस A and B have pH value 3 and 10.5 respectively, which of these will turn blue litmus red। तो इनमें से कौन सा जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करेगा, मतलब एसिड पूछा हुआ है तो 3 जो है वो जो है ब्लू लिटमस को ए में क्या नाम एसिड में रेड में टर्न करेगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड पार्ट है, फिनोप्थिलीन फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। तो फिनोप्थिलीन को कलरलेस से पिंक में कौन टर्न करता है, बेस टर्न करता है, तो इसका जो होगा वो बी सही होगा। साथ में जस्टिफाई भी करना था तो साथ यही बता देते, एक्सप्लेन कर देते कि जितनी भी वैल्यू 7 से कम होती है पीएच में वो एसिड होते हैं, जितनी भी 7 से ज्यादा होती है वो बेस होते हैं। तो ये साथ में एक्सप्लेनेशन इसका लग जाता। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। राइट द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। तो हाइड्रा की बडिंग तुमको समझानी थी। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें केवल लिखने से थोड़ी ना तुमको नंबर मिलेंगे, क्योंकि 1 नंबर तो असेक्सुअल की डेफिनेशन का हो गया, 1 नंबर हो जाएगा बडिंग को एक्सप्लेन करता हुआ, और 1 नंबर होगा हाइड्रा के डायग्राम का। तो हाइड्रा का डायग्राम भी तुमको बनाना था, उसका 1 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30A, राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस, 2AgBr प्लस 2Ag प्लस Br2। तो 2AgBr जो है इसने 2Ag और Br2 दिया हुआ है। ये रिएक्शन जो है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, फोटो डिकम्पोजिशन होता है इसका मतलब।
तो इसमें साथ में पूछा हुआ है राइट वन एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन, इसका एक एप्लीकेशन पूछा हुआ है। तो ये रिएक्शन जो होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये वाली केमिकल रिएक्शन में तुमको पूछा हुआ है कि इसको कंप्लीट करो। FeSO4 को हीट के अंडर में डिकम्पोज कर रहे हैं। FeSO4 डिकम्पोजिशन इसका दिया हुआ है तुमको Fe2O3, साथ में तुम्हें दो ब्लैंक छोड़े हुए जगह, तो एक में आ जाएगा SO2 और एक में आ जाएगा SO3। What happens when water is added to quicklime? Write chemical equation. पानी को क्विकलाइम में जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो पानी को जब क्विकलाइम में ऐड करोगे तो स्लेक्ड लाइम बनेगा, हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। देखो क्विकलाइम मतलब CaO, इसको ऐड करा रहे वाटर के साथ में, पानी के साथ में मिलेगा, बना देगा CaOH का उल्टा S, साथ में हीट रिलीज होगी। तो ये हो जाएगा फोटो मतलब यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन साथ में। व्हाट हैपेंस व्हेन राइट केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन साथ में लिखी हुई है, इसको बैलेंस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। मायोपिक आई दी हुई है और पूछा हुआ है कि कौन सा लेंस लगेगा, नेचर बताओ। तो मायोपिक आई का मतलब है कि दूर का नहीं देख पाता है, और दूर का जब नहीं देख पाते तो कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉनकेव लेंस। पावर साथ में पूछी हुई है तो पावर निकालना पड़ेगा। तो आंखों से ऑब्जेक्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर दूर रखा होगा तो इसको दिखाई देगा, 80 सेंटीमीटर से अगर दूर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो इसको नहीं दिखाई देगा। तो तुम्हें पूछा हुआ है कि कौन सा लेंस लगा दे बीच में कि इसको दिखाई देना चालू हो जाए। तो ये कैसे इसको देखेगा, देखो समझो। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका है कि तुमको जो डिस्टेंस दे रखी है कि जितने डिस्टेंस तक इसको दिखाई देता है, तुमको वो मान के चलना है कि वहां पे इमेज बनेगी, ठीक। और मैक्सिमम तुम इसको जितना दिखाना चाहते हो वो इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। जैसे आंखें जो है वो मैक्सिमम कितने दूर का देखना चाहती है, इंफिनिटी का देखना चाहेंगी, लेकिन उसको दिखाई कितना दे रहा है, केवल 80 सेंटीमीटर। तो बीच में अपन को एक कॉनकेव लेंस ऐसा लगाना पड़ेगा जो इस आंख को ये दिखाए कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे है, 80 सेंटीमीटर पे। भले ही ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे भले ही ऑब्जेक्ट रखा हो, लेकिन उसकी लाइट रेस को ये कॉनकेव लेंस इस तरीके से कन्वर्ट करेगा कि वो लाइट रेस कहां जाके मीट करेंगी, 80 सेंटीमीटर पे। तो आंखों को लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 80 सेंटीमीटर में। फिर आंखें जो है वो इसको अपना ऑब्जेक्ट मान के इमेज बना लेंगे, ठीक है। तो अपन को आंखों से भी मतलब नहीं है, अपन को मतलब है इस लेंस से। इस लेंस ने क्या करा हुआ है, इस लेंस ने इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बना रखी है, 80 सेंटीमीटर पे, मतलब फार पॉइंट पे जितने दूर तक का दिखाई देता है। हर क्वेश्चन में यही करना, चाहे मायोपिक हो चाहे हाइपरमेट्रोपिक हो, जितने दूर का तुम उसको दिखवाना चाहते हो वो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है। और जहां तक उसको दिखाई देता है वो है इमेज डिस्टेंस, लेंस के लिए। आए समझ में, ये वाले लेंस के लिए। तो इसी लेंस के लिए फिर फोकल लेंथ निकल के आ जाएगी, ठीक। तो इसमें देखो जरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, इंफिनिटी। मतलब मायोपिक आई को इंफिनिटी का नहीं दिखाई दे रहा और तुम चाहते कि उसको इंफिनिटी का दिखाई दे, तो इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट को उठा के कहां पे रखना पड़ेगा, उसके फार पॉइंट पे, यहाँ पे। तो u इंफिनिटी हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। और दोनों की दोनों चीजें देखो इस वाले लेंस के लेफ्ट में है, तो इनके साइन कन्वेंशन कैसे आएंगे, माइनस और माइनस। तो माइनस इंफिनिटी और माइनस 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकाल लो, तो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दो यहाँ पे। तो सारी वैल्यूज रखोगे तो देखो 1/f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/b मतलब 1/-80 माइनस 1/- इंफिनिटी। तो 1/इंफिनिटी कितना हो गया, 0, और ये 1/-80। तो 1/f इज इक्वल टू आ गया 1/-80। f की वैल्यू आ गई यहाँ से -80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई। अब निकाल लिया तुमको पावर। तो पावर इज इक्वल टू कितना होगा, पावर इज इक्वल टू हो जाता है 1/f। सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/f रख दो, तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 100/f। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, 100/-80 का आंसर आ जाएगा -1.25 डायोप्टर, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं।
तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड और द इन्फ्लुएंस अराउंड द मैग्नेट। उसके बाद में जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इफ दे डू सो देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच इज नॉट पॉसिबल। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें तो जिस पॉइंट पे क्रॉस करेंगे वहां पे दो टेंजेंट बनेंगे, तो दो डायरेक्शन आ जाएंगी और ये चीज पॉसिबल है नहीं। इसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज कर्व बनाती हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर टर्मिनेट। बार मैग्नेट का एग्जांपल देके बता देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से आती हैं, साउथ में जाती हैं मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर कहां से कहां जाती हैं, साउथ से नॉर्थ, और इस तरीके से एक पूरा क्लोज लूप बनाती हैं। डायग्राम बना देते तो और अच्छी बात होती। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, which part of eye lens eye has delicate membrane and containing large number of light sensitive cells। तो आंखों में कौन से पार्ट के पास में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं? रेटिना के पास में, तो इसका आंसर रेटिना होता। बी, अ पर्सन इज एडवाइज्ड टू वियर स्पेक्टिकल्स विद कॉन्केव लेंसेज। व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इज ही सफरिंग फ्रॉम। कॉन्वेक्स लेंस पहनने को बोला हुआ है, इसका मतलब ये पास का नहीं देख पाता है। कॉन्केव में दूर का, कॉन्वेक्स में पास का। तो पास की नजर अगर इसकी खराब है तो इसका मतलब ये क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ पिपल ऑफ अवर आई इन डिम लाइट। तो डिम लाइट में अपने पिपल का साइज क्या होता है? डिम लाइट का मतलब है कि जब रोशनी कम होती है, रोशनी कम होगी तो फिर क्या होगा, फिर अपनी आंखों का जो पिपल का साइज होगा वो बढ़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आए। और ब्राइट लाइट में क्या होगा कि ज्यादा लाइट अंदर आ रही होगी तो उसको कम करना होगा, तो पिपल का साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सेक्शन डी पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर। तो कम से कम कितनी रे होनी चाहिए तब इमेज बनेगी? तो ये हमने समझाया था रे डायग्राम बनवाते टाइम कि कम से कम 2 रे होनी चाहिए जिससे इमेज फॉर्मेशन हो सकता है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू सी द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से वर्चुअल इमेज का डायग्राम बनाना था। तो कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में हो। तो ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ऑब्जेक्ट बीच में रख दो। यहाँ पे एक लाइटर यहाँ से बना दो, ये एक लाइटर बना दो यहाँ से पोल पे जाने वाली, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर से निकलेगी। दूसरे लाइटर बना दो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाने वाली, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाएगी और वापस लौट के आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी। इसको पीछे को ड्रॉ करोगे, इसको पीछे को ड्रॉ करोगे तो यहाँ इमेज बन जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे इमेज ड्रॉ हो जाएगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर बी, इसी में देखो, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज +3। एनालाइज दिस वैल्यू एंड स्टेट द टाइप ऑफ मिरर। वैल्यू दे रखी है +3 और पूछ रहे हैं कि इसके हिसाब से बताओ कि मिरर कौन सा होगा। तो ये देखो, इसमें केवल आंसर अकेला लिखने का नंबर नहीं है, एनालाइज करने का मतलब है तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने क्या देखा कि जिससे तुम्हें पता चला कि ये जो मिरर है वो कौन सा है। समझो, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है +3, तो मैग्निफिकेशन +3 का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट के हाइट से इमेज की हाइट कैसी होगी, ज्यादा। तो इमेज जो है वो इनलार्ज है, साथ में प्लस साइन का मतलब है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज है, साथ में इनलार्ज है। तो वर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज किस में मिलती है? केवल कॉनकेव मिरर में। केवल किस में मिलती है? कॉनकेव मिरर में। तो ये मिरर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। इसके अलावा पूछा हुआ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। तो पोल के हिसाब से बताने की ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन क्या है। तो पोल के हिसाब से ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पोल और फोकस के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा। ड्रॉ द रे डायग्राम टू सी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। तो रे डायग्राम बनाना तो तुमको साथ में के टर्म में देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे, m इज इक्वल टू -b/u। क्वेश्चन में तुम्हें मैग्निफिकेशन दिया हुआ है +3। कितना मैग्निफिकेशन दिया हुआ है? +3 इज इक्वल टू -b/u। यहाँ से रिलेशन निकल के आएगा, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? b इज इक्वल टू आ जाएगा -3u। b इज इक्वल टू कितना आएगा? -3u आएगा। तो यहाँ से देखो एक रिलेशन आया है कि जो इमेज की डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से कितना है? 3 टाइम्स ज्यादा है। तो यहाँ पे तुम्हें एक रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये लिख देते हैं, ये हो गया क्या? ये हो गया u और ये हो गया b।
साथ में यहाँ ये लिख देना था ये वाला रिलेशन कि b इज इक्वल टू -3u, और u2 के देखो लेफ्ट में है तो u का साइन कैसा होगा माइनस का, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा +3u, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +3u आ जाएगा। तो यहाँ से अगर साइन लगा दोगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेकिन अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लगाने के बाद में ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, नहीं साइन कन्वेंशन लगाओगे तो कम से कम एक बार ये रिलेशन तो तुमको कहीं पे लिखना ही पड़ेगा, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाता। आप जरा समझो अगला देखो इसी में, सी क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को जो है वो 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर से, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है तुमको 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर तुम्हें दिया हुआ है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या हुआ, ये है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी पॉजिटिव की। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तुमको 30 सेंटीमीटर पे, यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, माइनस में होगा। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है तो तुमसे पूछा हुआ है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ क्या क्या है जो इमेज बनेगी। तो पहले इमेज की डिस्टेंस निकाल लो, तो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला लगा दिया। 1/f तुमको दिया हुआ है 15 इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u मतलब 1/-30, ये माइनस के तरह आएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/15 प्लस 1/30। एलसीएम ले लोगे 30 यहाँ पे एलसीएम आ गया, ये आ गया ऊपर +2 और यहाँ पे नीचे साथ में आ गया 1। v इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो एक कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गई कि ऑब्जेक्ट जो है वो है 30 पे, तो इमेज कहाँ पे बना रहा है, इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसके बाद में जरा समझो साथ में और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती कि कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज कैसी होगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी। डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, साथ में ये लिखा हुआ है कि इमेज डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो 4 पॉइंट हो गए, 4 कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 35, अ कंपाउंड ए C2H4O2, कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है C2H4O2, ये ए कंपाउंड है। कंपाउंड्स को पहचानने वाले जब भी क्वेश्चन आया करें तो सभी कंपाउंड जो है उनको एक बार रफ में साइड में लिख लिया करो जो दिए हुए हैं उनको। तो ए कंपाउंड तुमको दिया हुआ है, ए कंपाउंड है C2H4O2, रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल। तो C2H4 मतलब ए को तुमने रिएक्ट कराया किसके साथ में, सोडियम के साथ में, और ये मिलके क्या बना रहा है, ये मिलके बना रहा है बी कंपाउंड। एंड इवॉल्व अ गैस विच वर्म विथ पॉप साउंड। अब देखो पॉप साउंड के साथ में कौन सी गैस चलती है, हाइड्रोजन गैस, तो बी कंपाउंड साथ में क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस को बना रहा है। ये एक रिएक्शन है। कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कोहल, ए जो है इसकी ट्रीटमेंट कर रहा है एल्कोहल के साथ में, एल्कोहल, और ये क्या बना रहा है फिर, ये बना रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड डी, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड डी बना रहा, और इसका फॉर्मूला दिया हुआ है C4H8O2, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब तो सीधा सीधा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड डी बन रहा है एल्कोहल के साथ में, ए को मिलाया हुआ है एसिड की प्रेजेंस में। ये एक ही रिएक्शन समझ में आती है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में देखो इथेनोइक एसिड इथेनॉल H2SO4 की प्रेजेंस में ईस्टर बनाता है। तो ये सारी जो है वो ए और डी की वैल्यू पता चल गई। अब सारी वैल्यू यहाँ पर रख दो तो ABCD सब आ जाएगा। ये पूछा होगा ऑन एडिशन NaOH D gives back B and C, तो यहाँ पे देखो C कहाँ गया, हाँ, ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कोहल C, अच्छा एल्कोहल को बोला हुआ है C, तो एल्कोहल कोई भी C है, और पूछ रहे हैं कि इसको D को जब NaOH के साथ में रिएक्ट कराए, ये जो D ईस्टर मिला हुआ है इसको NaOH के साथ में रिएक्ट करा दिया, तो इससे अपन को क्या मिल गया, इससे अपन को C मिल गया, साथ में मिल गया अपन को A, साथ में अपन को क्या मिला हुआ है A, लेकिन A में क्या जुड़ा हुआ है, सोडियम, A मिल जाता अपन को। ऑन एडिशन ऑफ NaOH D gives back B and C, तो B अपन को मिल जाता और क्या मिल जाता अपन को C, B, हाँ ये Na के साथ में ये मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में जरा समझो, देखो ABCD तुमसे पूछा हुआ है, तो ABCD क्या है, तो A तो आ गया इथेनोइक एसिड, A हो गया इथेनोइक एसिड,
इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड हो जाएगा CH3CH2 CH3C OH। कितना हो जाएगा? CH3C OH। इथेनोइक एसिड हो गया, C आ गया है, C की वैल्यू क्या होगी? C हो जाएगा यहाँ पे अल्कोहल इथेनॉल CH3CH2OH। B क्या होगा यहाँ पे? तो एक ही रिएक्शन B के साथ में, यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी एक ही B के साथ में कितनी हो जाएगी? Na के साथ में ये हो जाएगा CH3COONA। D क्या हो जाएगा? D है ईस्टर, तो ये हो जाएगा CH3COOCH2CH3, ये हो जाएगा ईस्टर। ठीक, तो ABCD सारी वैल्यू निकल के आ गई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 रिएक्शंस भी पूछी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में रिएक्शंस भी पूछी हैं। राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो ABCD सभी लिखने के बाद में अब रिएक्शंस पूछी हुई हैं। तो रिएक्शन कौन कौन सी है? 3 रिएक्शन है, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये वाली। तो ये वाली रिएक्शन क्या है? ए मतलब इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड जोड़ दो जरा इसमें, एक ही जगह पे इथेनोइक एसिड लिख दो, तो यहीं पे इथेनोइक एसिड लिख दो। ये हो जाएगा CH3COOH प्लस सोडियम गिव्स B। तो B की वैल्यू कितनी होगी? B की वैल्यू निकालिए अभी, CH3COONA, और साथ में हाइड्रोजन गैस पे इवॉल्व करेगा। एक रिएक्शन ये हो गई। ये दूसरी रिएक्शन कौन सी थी? दूसरी थी अल्कोहल के साथ में एक ही, तो CH3COOH, अल्कोहल कौन है यहाँ पे? C, और CH3CH2OH मिलके D बना रहे, ईस्टर बना रहे, और एसिड लिखा हुआ है। तो एसिड तो पूछा नहीं है रिएक्शन में, तो लेकिन फिर भी इसको लिख दो H2SO4, और यहाँ पे ईस्टर बनेगा CH3COOCH2CH3, ये ईस्टर बन गया। डी पूछा इस वाली थर्ड वाली रिएक्शन में डी है, डी कौन निकाला हुआ है? CH3COOCH2CH3, ये रिएक्ट करेगा, C बनेगा, C है CH3CH2OH, और साथ में क्या बनेगा? साथ में बनेगा यहाँ पे सोडियम सॉल्ट। कहाँ गया सोडियम सॉल्ट? ये B, तो साथ में B बनेगा, तो B हो जाएगा CH3COONA। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। नेम द ब्लड वेसल दैट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ह्यूमन हार्ट। पल्मोनरी वीनस का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बी, विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड? लेफ्ट एट्रियम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो कहाँ पे लाया जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। एक्सप्लेन हाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दिस चैम्बर इज सेंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो सभी पार्ट्स में ये ब्लड किस तरीके से जाता है? तो इसको तुमको एक्सप्लेन करना था कि लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आता है तो हार्ट जो है वो अपनी शेप को उस अपना वॉल्यूम जो है वो बढ़ा देता है, जिससे जो ज्यादा से ज्यादा हार्ट है वो उसके अंदर आ जाए। उसके बाद में बाल्ब खुलते हैं, बाल्ब की मदद से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को रिसीव कर रहा होता है तो वो अपना खुद का वॉल्यूम बढ़ा लेता है, और उसके बाद में पूरा वॉल्यूम बढ़ने के बाद में जो ब्लड है वो क्या करता है, जो हार्ट है वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट, और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के बाद में फिर यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ पे जाता है? बाहर जाता है। ठीक है, ऑल्टा से होता हुआ बॉडी में चला जाता है। उसके बाद में अगला जरा समझो, देखो सेक्शन ई। सेक्शन ई जो है वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें 37 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, स्टेनलेस स्टील कंटेन्स, इसका ऑप्शन सी सही होगा, आयरन, कार्बन, क्रोमियम एंड निकल। बी क्वेश्चन है, सोल्डर इज मेड अप ऑफ, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, लेड एंड टिन, पीबी एंड एसएन। क्वेश्चन नंबर 3, द एलॉय ऑफ मरकरी विथ अदर मेटल्स लाइक सोडियम जिंक इज कॉल्ड। तो मरकरी के जितने भी एलॉयज होते हैं वो अमलगम ही कहलाते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है वो सेकंड सही होगा, अमलगम। क्वेश्चन नंबर 4, द परसेंटेज ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन 22 कैरेट गोल्ड इज। तो 22 कैरेट गोल्ड में पूछा हुआ कि कितनी परसेंटेज होगी गोल्ड की। तो ये हमने बताया था कि गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का जब होता है तो वो 100% कैसा होता है? प्योर। तो 100% प्योर गोल्ड को क्या बोलते हैं? 24 कैरेट। लेकिन हमने ये भी बताया था कि ज्वेलरी जब बनती है तो उसमें क्या करते हैं? इम्प्योरिटी को ऐड करा देते हैं, और उसके बाद में जब गोल्ड बनता है तो उसको बोलते हैं 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है, 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि 22 पार्ट गोल्ड के हैं और बचे हुए 2 पार्ट किसके हैं? दूसरे कोई भी मेटल के हैं। तो गोल्ड प्लस 2 मेटल्स अलग, मतलब 22 में से 2 पार्ट किसके हैं? 22 प्लस 2 पार्ट किसके हैं? दूसरे मेटल के। तो इसका मतलब है कि टोटल 24 में से 22 पार्ट केवल गोल्ड के बचे हैं। तो 22 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज पूछा हुआ है कि कितना उसमें गोल्ड होगा। तो 22 कैरेट में अब 2 पार्ट तो गोल्ड के हैं ही नहीं ना, अब 2 पार्ट किसके हैं? दूसरे मेटल के हैं। तो कितनी परसेंटेज होगी गोल्ड की अब टोटल में?
तो 22 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाता 91.6%। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन टू अवॉइड प्रेगनेंसी। इसका ऑप्शन फोर्थ सही था, स्पोर फॉर्मेशन। क्वेश्चन बी, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय अमीबा इज। इसका ऑप्शन थर्ड सही था, बाइनरी फिजन। क्वेश्चन नंबर सी, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। इसका ऑप्शन डी सही था, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। क्वेश्चन नंबर डी, which of the following is part of female reproductive system, the egg is fertilized। तो कौन से पार्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एग फर्टिलाइज होता है? तो ओविडक्ट में होता है। ओविडक्ट के अलावा फैलोपियन ट्यूब भी लिखा होता तो भी सही होता भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, इसका फर्स्ट पार्ट, इन विच कॉम्बिनेशन हाउस होल्ड वायरिंग इज डन। हाउस होल्ड वायरिंग कौन से कॉम्बिनेशन में करी जाती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्वेश्चन नंबर बी, write down the properties of copper and aluminium and about their application in electrical wiring। कॉपर और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी लिखनी थी, तो कॉपर एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी कैसी होती है? लो। तो कॉपर और एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी लो होती है और इसी वजह से अपन लोग इसको इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स में यूज करते हैं, ठीक। कहाँ पे यूज करते हैं इसको? वायरिंग वगैरह में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, राइट द इक्वेशन रिलेटिंग पावर टू वोल्टेज एंड करंट। एक इक्वेशन लिखनी थी जिसमें पावर और किसके बीच में रिलेशन पूछा हुआ है? वोल्टेज के, करंट और वोल्टेज के बीच में। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, ये फार्मूला था। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, ये फार्मूला है। आल्सो डिस्क्राइब व्हाट फिजिकल फॉर्म दिस डिसिपेटेड एनर्जी यूजुअली टेक्स। तो ये जो एनर्जी है ये कौन सी ज्यादातर फॉर्म लेती है? हीट एनर्जी। जो एनर्जी रेडिएट होती है इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस से वो ज्यादातर कौन सी फॉर्म में होती है? हीट के फॉर्म में। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी था इसकी वजह से कि करंट जब कंडक्टर में जाता है तो वो हीट एनर्जी जनरेट करता है। क्वेश्चन नंबर डी, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर बाय 1500 वाट इलेक्ट्रिक गीजर इन 3 आवर्स इन अ डे। तो एक दिन में अगर 3 घंटा गीजर चलता है तो वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेगा? तो इसको पूछा हुआ है इन्होंने, पावर दे रखी है कितनी? 1500 वाट, किलोवाट आवर में पूछा हुआ है। तो पावर को चेंज कर दो किलोवाट आवर, किलोवाट में 1000 से डिवाइड करा दो तो ये आ जाएगा 1.5 किलोवाट। टाइम दे रखा है कितना? टाइम दिया हुआ है 3 आवर डेली। एक दिन का ही पूछा होगा एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर दे रखी है 1.5 किलोवाट, मल्टीप्लाई बाय टाइम है 3 आवर, ये आ जाएगा 4.5 किलोवाट आवर। ये एनर्जी आ गई।